गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमें क्लास 10th में और क्लास 10th में अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में आज हम एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कोई थॉरो वीडियो नहीं है, ये एक क्विक रिवीजन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए करा रहे हैं जो बच्चे अभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बाद में आने वाले समय में इसका पूरा डिटेल वीडियो आएगा। ये बस एक क्विक रिवीजन में करा रहा हूँ उन बच्चों को जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चैप्टर को, ताकि उनसे क्वेश्चन बन सके। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो देखना ध्यान से। सबसे पहले तो आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का जो एटम होता है, एटम के चारों तरफ जो KLMN ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिवॉल्व करता रहता है। फिर आप ये जानते हो बच्चों कि जो मेटल होता है, उस मेटल के पास, तो जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, तो जैसे मेटल में मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का। सोडियम होता है 11, तो 281 होता है। आपको पता है ना, ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इसको ये डोनेट कर देता है। ठीक है, डोनेट करता है मतलब इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को आप कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बुलाओगे इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेटल्स ही हैं जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस कारण से मेटल जो होते हैं ना, वही हमारे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को पास होने देते हैं अपने से होकर के। ठीक है, क्लियर है? पूछेगा आपसे कि बताओ कि मेटल के अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होता है, या मेटल के अंदर ही हीट क्यों पास होता है, तो आप रीजन बताना कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है ना कहीं पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। किसी भी वायर में क्या होना? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। और दो तीन बात जान लो इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम मास होता है इसका। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मास होता है इसका। J.J. थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, आई थिंक 1897-98 में इसको डिस्कवर किया गया था। जो चार्ज होता है उसके ऊपर वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल। J.J. थॉमसन ने डिस्कवरी किया, मास इतना होता है, चार्ज इतना होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा छोटा होता है ना कि हम एक एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को एक साथ ले लेते हैं, है ना। इतने सारे इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम 1 कूलम चार्ज कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? 1 कूलम चार्ज। तो कभी डिफिनीशन पूछ दे आपसे चार्ज का, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलेंगे सर कि द कलेक्शन ऑफ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। 2 कूलम चार्ज होगा तो बस इसको डबल कर दो, 3 कूलम चार्ज होगा इसको 3 गुना कर दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपके पास अगर कोई वायर है, उस वायर के अंदर अगर कह रहा है कि देखो करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? करंट है इस तार के अंदर। इसका मतलब आप समझ जाना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लेंगे, अब हम बार बार चार्ज कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा हो जाता है। तो चार्ज बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज बोलेंगे, आप समझ जाओगे ना, इतना इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है। 2 कूलम मतलब इसका डबल का बात हो रहा है। तो अब हम चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, तो चार्ज क्या हो रहा है? उसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से। मान लो कि 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है? 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। और 2 कूलम चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है ना। तो यानी मैंने क्या किया? मैंने चार्ज को टाइम से डिवाइड किया। चार्ज को मैंने क्या किया? टाइम से डिवाइड किया। यानी जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो, अब टाइम में उसको चार्ज फ्लो होने में जितना टाइम लग रहा है वो। ऐसा अगर आप करते हो, देखो बच्चों, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और टाइम को T से। यानी Q/T कर दिया मैंने यहाँ पे, चार्ज बाई टाइम कर दिया। इससे क्या होगा? यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, यूनिट टाइम में, उसका पता हमको चल जाएगा Q/T करने से। और Q/T को ही हम करंट कहते हैं। Q/T को हम क्या कहते हैं? चार्ज बाई टाइम को आप क्या बोलोगे? करंट बोलोगे। पूछेगा व्हाट इज करंट, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। एंड व्हाट इज करंट इन जनरल टर्म्स? करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ रहा है ना?
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं, इसको आप करंट कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, है ना। तो Q/T किया मतलब चार्ज बाई टाइम किया, तो इससे यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये पता चल जाएगा, और उसी को हम लोग करंट कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ठीक है। तो मान लो अगर आपको कोई कहता है कि मेरे पास एक कंडक्टर है, वायर है, जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होता है Q/T, और T मतलब 1 सेकेंड। यहाँ पे कितना टाइम होगा, 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हमारा जो चार्ज है वो कितना है, 2 है ना। यानी कि 2 कूलम चार्ज आपका फ्लो हो रहा है कितने समय में, 1 सेकेंड में। तब आप बोलोगे कि आपके में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। क्या ये बात समझ में आया। कोई कहता है कि 2 एम्पियर करंट है, इसका मतलब 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर। 3 एम्पियर कहेगा तो बोलेंगे 3 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर। बात समझ आया, याद आया आपको। चलो आगे देखिए, यहाँ पे चीज़ है वो है आपका वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को पढ़ने से पहले आप देख लो आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब उसी से मिलता जुलता चीज़ है। तो ये क्या चीज़ होता है समझना ध्यान से। मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है यहाँ पे पड़ा हुआ है, और उसको उठा करके यहाँ से आपको, है ना, इसको उठा करके आपको यहाँ से यहाँ लाना है। ये आपका पूरा का पूरा वायर है, ठीक है। इस वायर में 1 कूलम चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, और इसको उठा करके आपको यहाँ पे लाना है इस 1 कूलम चार्ज को। कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। उसी वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज, या उसी को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कोई कहता है ना कि मेरे वायर में 2 वोल्ट का करंट है, इसका ये मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज को, कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को यहाँ से वहाँ मूव कराने में आपको 2 जूल वर्क लग रहा है, 2 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है। ध्यान सुनना, अगर कहता है कि 2 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि आपके उस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में 2 जूल का वर्क डन हो रहा है। 2 जूल का क्या हो रहा है, आपका वर्क डन हो रहा है, या 2 जूल एनर्जी खत्म हो रहा है। बात समझ में आया। 2 वोल्ट का मतलब समझ में आया। 2 वोल्ट का मतलब कि 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में 2 जूल वर्क डन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो आपका वोल्टेज है ये होता है आपका वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज के बराबर होता है ये, ठीक है। वर्क डन को आप W से, वर्क डन को आप किससे करोगे, वर्क डन को आप वर्क डन को W से कर देते हैं, चार्ज को Q से कर देते हैं, ठीक है। तो V = क्या हो गया, W/Q, यानी जितना वर्क डन हुआ वो बट्टा चार्ज। इससे आपको वोल्टेज निकल के आ जाएगा। मतलब समझ में आया। आगे बढ़ें। देखो बच्चों, एक नियम है जिसको हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, और ओम्स लॉ कहता है कि आपका जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। यानी कि आपके वायर में मान लो करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप करंट बढ़ा दोगे ना, करंट बढ़ा देने का मतलब आप 2 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर कर दिया। यानी 1 सेकंड में पहले 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा था, अब 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। ये काम आपने कर दिया, मतलब आपने करंट को क्या किया, बढ़ाया। करंट को बढ़ाया तो आपको वर्क डन भी ज़्यादा करना होगा। अगर 2 एम्पियर करंट था तो वर्क डन कम है, और 3 एम्पियर हो गया तो वर्क डन बढ़ गया। यानी आप अगर करंट बढ़ाते हो तो वोल्टेज भी क्या होता है, बढ़ता है। और इसी को हम लोग, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके यहाँ पर R नाम का कॉन्स्टेंट लाते हैं, फॉर्मूला बन जाता है V = IR। ये जो R होता है इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है ये आपके वायर में करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। मतलब आपके वायर में करंट अगर फ्लो होना चाह रहा है ना, तो इसका ये विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आपके वायर में फ्लो हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा उसको खर्च करने लगेगा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। यानी आपका तार गर्म होने लगेगा। गर्म कैसे हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास जो पावर था, जो एनर्जी था, उसको ये किस में कन्वर्ट करने लगा, हीट में। तो रेजिस्टेंस यही है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। तो हीट को प्रोड्यूस करने में वो एनर्जी चला जाता है, और इस तरीके से आपका जो है वो फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। बात समझ में आया आपको, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ें। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लियर हुआ। रेजिस्टेंस आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का विरोध करता है, ये होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास तार है, वो 2 मीटर का था, 2 मीटर की जगह आपने 4 मीटर कर दिया। तार का लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तार पहले इतना मोटा था, आपने इसको इतना मोटा कर दिया। मोटाई अगर आप बढ़ाते हो तार का तो रेजिस्टेंस कम होता है,
है ना। यानी तार का लंबाई अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस, तार का लंबाई बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर तार का मोटाई बढ़ाइएगा तब रेजिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तब रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। और अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास चांदी का तार था, आपके पास कॉपर का तार है, तो चांदी का जो तार होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और कॉपर के तार में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस चांदी के तार में होता है। यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। नेचर ऑफ मटेरियल पे, यानी कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा किस में होगा, तो जैसे कि अपना, ऐसे तो आपके बुक में होगा सब चीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ इन दोनों में अगर कंपेयर करें कॉपर और सिल्वर में, तो सिल्वर में रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर में ज़्यादा होता है। फिर हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते सिल्वर का, क्योंकि महंगा होता है ऑफकोर्स, ठीक है। देखो बच्चों, इसी से मिलता जुलता एक रुक जाइए, रेजिस्टेंस हमारा हो गया, लिख लेते हैं पहले। आर से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इसका ओम होता है। तो एक काम करते हैं, इसके पहले पार्ट को यहीं तक रहने देते हैं। इसको वीडियो को देख लीजिए, रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को पढ़िए और जो बातें बताई गई हैं उनको कीजिए, ठीक है। कल एक वीडियो आ जाएगा इसका हाफ वाला, उसको देख लीजिएगा और फिर आप क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक है। तो ये था क्विक रिवीजन का पार्ट नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी का। कल एक और वीडियो आएगा, उसमें आप कंप्लीट कीजिएगा अपने रिवीजन को और फिर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज आपका मैथ्स वाले वीडियो में थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ना कूलर ऑन कर दिए थे और एकदम बगल में ही था, तो मुझे मतलब लगा कि इसका आवाज़ नहीं आएगा, बट उसका आवाज़ उसमें बहुत ज़्यादा आ गया है। तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए उस वीडियो में, है ना। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। तो बस यही है, मिलते हैं कल नए चीज़ों के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।